नमस्कार साथियों। साथियों, ये राजस्थान का एकीकरण भाग 2 की वीडियो है। इससे पहले हमने राजस्थान के एकीकरण पार्ट 1 में कई सारी चीज़ें पढ़ी थी और मोटे तौर पे हमने ये जाना था कि जो राजस्थान का एकीकरण है वो लगभग 7 चरणों में पूरा हुआ था और एकीकरण की जो प्रक्रिया है ये 17 मार्च 1948 से प्रारंभ होती है और 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण होती है। ठीक है? और इसी में हमने पहले 4 जो चरण हैं, उनके बारे में पढ़ लिया था। पहले चरण में हमने पढ़ा था कि मत्स्य संघ बनाया जाता है 17 मार्च 1948 को, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के अलावा नीमराना ठिकाने को मिलाया गया था। ठीक है? तो इस तरीके से मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। उसके बाद में दूसरे चरण के बारे में हमने जाना था कि दूसरे चरण में जो संघ बनाया गया था, उस संघ का नाम था पूर्व राजस्थान संघ और ये संघ 25 मार्च 1948 को बनाया गया था। इसमें लगभग 9 रियासतें और 2 ठिकानों का विलय किया गया था और जो 9 रियासतें थीं, उनको भी हमने जाना था कि कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, ये 9 रियासतें थीं। इनके अलावा 2 ठिकाने लावा व कुशलगढ़, इनको मिला के 25 मार्च 1948 को बनाया गया पूर्व राजस्थान संघ। तीसरे चरण के बारे में हमने जाना था कि तीसरे चरण में जो संघ बना था, उसका नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान संघ और इसको बनाया गया था 18 अप्रैल 1948 को और इसमें जो उदयपुर रियासत है, उसे मिलाया गया था। ठीक है? इसके अलावा चौथे चरण में हमने पढ़ा था कि चौथा चरण का नाम था वृहत राजस्थान और इसका गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को और इसमें जो है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही जैसी जो रियासतें अभी तक किसी भी संघ में शामिल नहीं हुई थी, यानी जो एकीकरण की प्रक्रिया से बाहर थी, उन्हीं को मिलाने का प्रयास किया गया था। ठीक है? तो साथियों, इस तरीके से हमने पहले 4 चरणों के बारे में जाना था। अब हम शुरुआत करते हैं 5वें चरण के साथ। तो साथियों, हमारा जो राजस्थान का एकीकरण है, उसका भाग 2 की ये वीडियो है और लगभग हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारा हिस्ट्री चैनल द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप है। इस पे बहुत सारी वीडियोज़ जल्द से जल्द अपलोड होने वाली हैं। तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की शुरुआत करते हैं 5वें चरण के साथ। तो 5वें चरण की अगर बात करें साथियों, तो 5वें चरण में जो संघ बनाया गया था, उस संघ का नाम था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, जिसका गठन किया गया था 15 मई 1949 को। अब होता क्या है कि मत्स्य संघ का जब गठन किया गया था, तो मत्स्य संघ के गठन के बाद से ही ये संघ इस संघ के अंदर जो उतार-चढ़ाव है, वो लगातार बने हुए थे। यानी अपने निर्माण के बाद से ही मत्स्य संघ एक तरीके से अशांत था। इसी के चलते 13 फरवरी 1949 को मत्स्य संघ के सभी मंत्रियों की एक बैठक बुलाई गई दिल्ली में, ठीक है? और इनके सामने विकल्प रखा गया। वो विकल्प क्या रखा गया कि भई आपके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो आप राजस्थान में शामिल हो जाइए या फिर आप उत्तर प्रदेश में शामिल हो जाइए। तो राजस्थान या उत्तर प्रदेश में विलय करने का विकल्प इन रियासतों के मंत्रियों को दिया गया था। ठीक है? इस मीटिंग में, जो मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई थी 13 फरवरी 1949 को। अब होता क्या है कि अलवर और करौली, ये 2 तो सहमत हो गए कि भई ठीक है, हम राजस्थान में विलय करना चाहते हैं। एक बार देख लेते हैं कि मत्स्य संघ की अगर बात करें, तो मत्स्य संघ में कौन-कौन सी रियासतें शामिल थी। तो हमने सबसे पहले चरण को जो पढ़ा था, उसमें आया था मत्स्य संघ। ठीक है? उसमें जो संघ बनता है, उसको मत्स्य संघ नाम दिया गया था और उसमें 4 रियासतों का विलय किया गया था। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था, उस ठिकाने का नाम था नीमराना। तो इन 4 रियासतों और एक ठिकाने को मिला के मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो अब इस संघ की रियासतों के पास में ये विकल्प था कि भई आप या तो राजस्थान में शामिल हों या फिर उत्तर प्रदेश में शामिल हों, ताकि इस पूरे के पूरे संघ के अंदर शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके और कानून व्यवस्था को सही तौर पे लागू किया जा सके। तो हुआ क्या, अलवर और करौली ने सहमति दिखाई कि भई हम जो है राजस्थान के साथ ही रहेंगे, राजस्थान में ही अपना विलय करना चाहेंगे, हम इस बात पे सहमत हैं। लेकिन दूसरी तरफ भरतपुर और धौलपुर के जो शासक थे, वो राजस्थान में विलय के प्रस्ताव पर सहमत नहीं थे। यानी धौलपुर और भरतपुर, ये दोनों रियासतों के शासक ये चाहते थे कि भई हमारा राजस्थान के अंदर विलय ना किया जाए और स्वतंत्र रियासतों के तौर पे हमारा अस्तित्व बने रहने दिया जाए। ठीक है?
लेकिन जैसे-जैसे राजनीतिक दबाव बढ़ता गया, उस दबाव के चलते होता क्या है कि धौलपुर के शासक ने अपनी एक इच्छा जताई और उन्होंने ये कहा कि भई जो निर्णय हमारी प्रजा लेगी, वही निर्णय हमारा होगा। यानी प्रजा अगर चाहेगी कि राजस्थान में विलय करना है, तो धौलपुर रियासत राजस्थान में राजस्थान के साथ बनी रहेगी और अगर प्रजा चाहती है कि उत्तर प्रदेश में विलय करना है, तो उत्तर प्रदेश में विलय कर लिया जाएगा और अगर प्रजा चाहती है कि स्वतंत्र रहना है, तो फिर हम किसी भी राज्य में शामिल नहीं होंगे। तो इस तरीके से धौलपुर के शासक ने प्रजा की इच्छा अनुसार निर्णय लेने की बात की। अब जब प्रजा की इच्छा अनुसार निर्णय लेने की बात की, तो भारत सरकार ने क्या किया, एक समिति का गठन किया और उस समिति का नाम था शंकरराव देव समिति। ठीक है? शंकरराव देव समिति का गठन क्यों किया गया? सबसे पहला सवाल यही बनता है। तो शंकरराव देव समिति का गठन किया गया था धौलपुर और भरतपुर की जनता की राय जानने के लिए। ठीक है ना? इस समिति का गठन किया गया था धौलपुर और भरतपुर की जनता की राय जानने के लिए कि भई वो लोग क्या चाहते हैं? वो किधर अपना विलय करना चाहते हैं? राजस्थान में अपना विलय करना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में अपना विलय करना चाहते हैं? ठीक है? तो इसी सिलसिले में भारत सरकार ने शंकरराव देव समिति का गठन किया। इस समिति में जो अन्य सदस्य शामिल थे, उनका नाम था आर के सिद्धावा व प्रभुदयाल। तो साथियों, ये समिति अपने आप में अहम हो जाती है। इससे पहले हमने बी आर पटेल समिति के बारे में भी पढ़ा था। उसी तरीके से शंकरराव देव समिति है। इस समिति का गठन किया गया धौलपुर और भरतपुर की जनता की राय जानने के लिए कि वे उत्तर प्रदेश में अपना विलय करना चाहते हैं या राजस्थान में अपना विलय करना चाहते हैं। ठीक है? और जो अन्य सदस्य थे, शंकरराव देव साहब के अलावा जो अन्य सदस्य इस समिति में थे, उनका नाम था आर के सिद्धावा व प्रभुदयाल। तो भारत सरकार ने शंकरराव देव समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में शामिल कर दिया। यानी शंकरराव देव समिति ने क्या सिफारिश की कि भई इनकी सिफारिश ये थी कि जो इन दोनों रियासतों की प्रजा है, वो प्रजा चाहती है कि उनकी रियासतों का विलय राजस्थान में कर दिया जाए। तो ये सिफारिश करती है शंकरराव देव समिति और इस सिफारिश के आधार पे भारत सरकार ने क्या किया, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को मिला दिया वृहत राजस्थान संघ में। ठीक है? और इसको एक नया नाम दिया और वो जो नया नाम था, वो नया नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। तो साथियों, इस तरीके से 5वें चरण में मोटे तौर पे मत्स्य संघ का विलय किया जाता है। माफ कीजिएगा, मत्स्य संघ का विलय किया जाता है वृहत राजस्थान में और विलय करने के बाद जो नया संघ बना, इस संघ को नया नाम दिया गया संयुक्त वृहत राजस्थान। तो कुल मिला के 5वें चरण के बारे में ये छोटी-छोटी बातें हैं। सबसे पहली चीज़, 5वें चरण का नाम क्या था? 5वें चरण में जो संघ बनाया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान और इसका गठन किया गया था 15 मई 1949 को। ठीक है? गठन क्यों किया गया था? क्योंकि मत्स्य संघ जो कि पहले चरण में गठित किया गया था, वो संघ अपने निर्माण के बाद से ही लगातार अशांत बना हुआ था। इसी के चलते फरवरी 1949 में मत्स्य संघ के सारे मंत्रियों की बैठक दिल्ली में बुलाई जाती है और उनके सामने एक विकल्प रखा जाता है कि आप या तो उत्तर प्रदेश में अपना विलय करें या राजस्थान में अपना विलय करें। तो इसके चलते जो 4 रियासतें थी, उन 4 में से 2 रियासतों ने ये स्पष्ट तौर पे कहा कि भई हम अपना विलय राजस्थान में ही करना चाहेंगे और उन 2 रियासतों के नाम क्या थे साथियों? तो अलवर और करौली। ये दोनों रियासतें राजस्थान में विलय करने पे सहमत थी। लेकिन भरतपुर और धौलपुर रियासतें या इनके शासक राजस्थान में अपना विलय करना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में इन्होंने ये निर्णय डाल दिया अपनी प्रजा के ऊपर कि जो हमारी आम जनता या प्रजा फैसला लेगी, हम उसी फैसले को मान लेंगे। अब प्रजा का फैसला जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम था शंकरराव देव समिति। इस समिति ने सिफारिश की कि भई भरतपुर और धौलपुर दोनों रियासतों की जनता चाहती है कि उनकी रियासतों का विलय किया जाए राजस्थान में। अब जब ये सिफारिश हुई तो भारत सरकार ने क्या किया, 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय कर दिया बृहत्तर राजस्थान में और इस संघ को एक नया नाम दिया। जो नया नाम था वो था संयुक्त वृहत राजस्थान। तो साथियों, ये 5वां चरण था। इसके बाद थोड़ा-सा शंकरराव देव समिति के बारे में मैंने अलग से लिखा है, बातें यही हैं, पर थोड़ा-सा स्पेसिफ़ाई कर दिया है, उनको भी देख लेते हैं। तो शंकरराव देव समिति हम सब जानते हैं, इसका गठन क्यों किया गया? तो भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय को जानने के लिए शंकरराव देव समिति का गठन किया गया था। ठीक है? दूसरी बात भी हम जानते हैं कि इसके अन्य सदस्य कौन-कौन थे? तो इसके अन्य सदस्य थे आर के सिद्धावा व प्रभुदयाल।
ये 2 अन्य सदस्य इसमें शामिल थे। ठीक है। अब इस समिति की सिफारिश क्या थी? तो इस समिति ने सिफारिश की थी कि अलवर माफ़ कीजिएगा, धौलपुर और भरतपुर का विलय राजस्थान में कर दिया जाए, यानी वृहत्तर राजस्थान संघ में कर दिया जाए। तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने क्या किया? मत्स्य संघ का विलय कर दिया वृहत्तर राजस्थान में। कब किया? 15 मई 1949 को। ठीक है। और मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे, शोभाराम कुमावत, इनको क्या किया गया? हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। और इस प्रकार जो नया संघ बना, उस नए संघ को क्या नाम दिया गया? संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। तो साथियों, ये 5वां चरण था। अब हम बात करते हैं छठे चरण की। छठे चरण में जो संघ बनाया गया था साथियों, उस संघ का नाम था राजस्थान संघ, और इसका गठन किया गया था जनवरी 1950 में। जनवरी 1950 का साल अपने आप में वैसे भी अहम है, महत्वपूर्ण है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो संयुक्त वृहत्तर राजस्थान की अगर बात करें तो सबसे अहम चीज ये आ जाती है कि संयुक्त वृहत्तर राजस्थान यानी 5वें चरण में क्या हुआ? एक तो मत्स्य संघ मिला दिया गया, और दूसरी तरफ सिरोही रियासत को भी मिला दिया गया, लेकिन उसकी 2 तहसीलों को छोड़ दिया गया। वो 2 तहसीलें जो थी वो थी आबू और दिलवाड़ा। ये तहसीलें जो हैं वो बम्बई प्रांत के पास में थी। ठीक है। अब इस निर्णय के खिलाफ क्या होता है? आंदोलन शुरू हो जाता है सिरोही रियासत के अंदर, और इस आंदोलन में जो अहम नेतृत्व करता थे वो 2 लोग थे। एक थे गोकुल भाई पटेल, माफ़ कीजिए, गोकुल भाई भट्ट, और दूसरे थे बलवंत सिंह मेहता। तो गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता जो है वो इस आंदोलन में शामिल होते हैं। आंदोलन किस लिए था? कि भाई सिरोही रियासत की जो 2 अहम तहसीलें हैं, आबू और दिलवाड़ा, इनको छोड़ के शेष सिरोही को मिला दिया गया संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में। ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान में आबू व दिलवाड़ा तहसीलों को छोड़कर शेष सिरोही को मिला दिया गया। ठीक है। इस निर्णय के खिलाफ होता है साथियों आंदोलन। इस आंदोलन के अहम नेता थे गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता। ठीक। अब तारीख आती है 26 जनवरी 1950। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को भारत में हमारा जो संविधान था, उस संविधान को लागू किया गया था। ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने पर राजपूताना के इस भूभाग को विधिवत राजस्थान नाम दे दिया गया। ठीक। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, और संविधान लागू होने के बाद में राजपूताना वाले जो का जो क्षेत्र था या जो भूभाग था, इसको राजस्थान नाम दे दिया गया, और इसकी राजधानी बनाया गया साथियों जयपुर को। ठीक है। तो ये अपने आप में एक अहम तिथि हो गई। अब बात करते हैं हम कि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था सिरोही के विलय को लेके, इस आंदोलन में गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता जो अहम नेतृत्व करता थे, तो ये आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी? क्यों इतनी बड़ी समस्या हुई एक रियासत को लेके? तो उसी के सिलसिले में मैंने थोड़ा सा लिखा है सिरोही के विलय की समस्या। तो देखते हैं क्या होता है। 8 नवंबर 1948 को क्या हुआ? सिरोही का शासन प्रबंध भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। पीछे चले गए हम, 1948 की बात कर रहे हैं। तो 8 नवंबर 1948 को सिरोही का शासन पर जो शासन था, उस शासन को संभालने की जिम्मेदारी भारत सरकार ने खुद ले ली। ठीक है। 5 जनवरी 1949 को जो सिरोही रियासत है वो दे दिया गया बम्बई प्रांत को। ठीक। अब सिरोही रियासत जो है राजपूताना का, इस राजपूताना के भूभाग का अहम क्षेत्र था, जिसमें 2 अहम पर्यटक तहसीलें भी थी, जिसमें आबू और देलवाड़ा जिनका नाम आता है। ये दोनों तहसीलें एक तरीके से पर्यटन की दृष्टि से भी अहम थी। तो होता क्या है कि राजपूताना की इस रियासत को भारत सरकार ने बम्बई प्रांत को दे दिया कि भाई आप इसकी शासन व्यवस्था संभालेंगे। ठीक। और ये कब दिया? तो ये दिया 5 जनवरी 1949 को। इसके चलते राजस्थान की जो जनता थी, उस जनता के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोष था। यानी जनता एक तरीके से सरकार के खिलाफ हो गई थी, और उन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया था। जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे कि भई सिरोही को बम्बई को क्यों दिया गया? सिरोही जो है वो राजपूताना का अहम क्षेत्र है, राजपूताना का अहम भूभाग है, तो इसे जो है राजपूताना के साथ ही रखना चाहिए था। तो इस सिलसिले में ये चीज़ होना, ये जो बगावत है, ये जो आंदोलन है, ये शुरू हो जाता है। अब इसी समय हीरालाल शास्त्री जी एक लेटर लिखते हैं, किसे? सरदार पटेल को। ठीक है। हीरालाल शास्त्री ने 10 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल के पास में एक तार भेजा, और उस तार में लिखा था कि सिरोही व गोकुल भाई भट्ट दोनों का अर्थ एक ही है, और बिना गोकुल भाई भट्ट के हम राजस्थान का प्रशासन नहीं चला सकते हैं।
यानी हीरालाल शास्त्री जी के तार का अर्थ यही था कि भाई सिरोही रियासत को शामिल किया जाए राजपूताना के अंदर, ठीक है। और गोकुल भाई भट्ट जिनकी जन्मस्थली थी हाथलगांव, उसे भी शामिल किया जाए। तो ये एक अहम समस्या, एक अहम बात जो है वो लिख के भेजते हैं हीरालाल शास्त्री जी सरदार पटेल साहब को। और इस समय, जिस समय तार लिखा गया था यानी 10 अप्रैल 1948, इस समय हीरालाल शास्त्री महामंत्री होते हैं किसके? अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के। तो हीरालाल शास्त्री अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री होते हैं। और इन्होंने 10 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल के पास एक तार भेजा, और उस तार में स्पष्ट तौर पे ये बात लिखी हुई थी कि सिरोही व गोकुल भाई भट्ट का अर्थ एक ही है, और गोकुल भाई के बिना हम राजस्थान नहीं चला सकते हैं। जबकि पटेल साहब चाह रहे थे कि भाई सिरोही रियासत जो है वो बम्बई प्रांत के पास में रहे, और बाद में जब गुजरात का गठन हो तो वो गुजरात को दे दिया जाए। तो इस तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन, एक तरीके से एक अहम बात जो है वो सरदार पटेल के पास पहुंचाई जाती है। और इसके बाद में होता क्या है कि पटेल साहब को अपना निर्णय बदलना पड़ता है। और पटेल साहब ने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को सरदार पटेल जो थे वो क्या करते हैं कि सिरोही रियासत की माउंट आबू व देलवाड़ा तहसीलों वाला भाग तो बम्बई प्रांत को दे देते हैं, ठीक है, कि भाई माउंट आबू और दिलवाड़ा ये तो बम्बई के पास ही रहे, और गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थान है हाथलगांव और बाकी सिरोही ये राजस्थान के पास में हो जाए। तो इस तरीके से सरदार पटेल ने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को पर्यटक स्थल माउंट आबू व दिलवाड़ा तहसील वाला जो हिस्सा है ये बम्बई प्रांत को दे दिया, जबकि गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान हाथलगांव और शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया। तो ये छठे चरण में होता है, और ये जो छठा चरण है इसका नाम रखा गया राजस्थान संघ। और ये कब की घटना है, तो जनवरी 1950 की घटना है। तो एक बार इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। छठे चरण का नाम क्या होता है साथियों, तो छठे चरण में जो संघ बनाया जाता है उसे राजस्थान संघ कहते हैं। कब गठन किया गया इसका, जनवरी 1950 में। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद राजपूताना के पूरे क्षेत्र को एक नाम दे दिया गया, और वो नाम था राजस्थान, ठीक है। और इस क्षेत्र की राजधानी बनाया गया था जयपुर को। लेकिन इस चरण में एक अहम समस्या आती है, सिरोही के विलय की समस्या। क्यों? क्योंकि सरदार पटेल चाह रहे थे कि सिरोही रियासत जो है बम्बई प्रांत के पास में रहे, ठीक है। जबकि सिरोही की जो आम जनता है और राजपूताना की जो आम जनता है वो चाहती थी कि भाई सिरोही रियासत जो है वो राजपूताना में शामिल की जाए। इसके चलते एक आंदोलन शुरू होता है, और उस आंदोलन में अहम नेतृत्वकर्ता होते हैं गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता। और होता क्या है कि हीरालाल शास्त्री जी जो उस समय अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री होते हैं, ये एक तार लिखते हैं 10 अप्रैल 1948 को सरदार पटेल के पास में। और उसमें एक अहम बात लिखते हैं कि सिरोही और गोकुल भाई भट्ट का अर्थ एक ही है, बिना गोकुल भाई के हम जो है राजस्थान का प्रशासन नहीं चला सकते हैं। यानी इनके तार का स्पष्ट तौर पे अर्थ यही था कि सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में ही किया जाए, ना कि बम्बई को दिया जाए। इसी के चलते 26 जनवरी 1950 को पटेल साहब ने क्या किया, हाथलगांव प्लस शेष सिरोही रियासत यानी आबू और देलवाड़ा तहसीलें बम्बई को दे दी गई, और हाथलगांव और बाकी बचा हुआ सिरोही रियासत का विलय राजस्थान में कर दिया गया। तो इस तरीके से छठे छठे चरण की जो प्रक्रिया है एकीकरण की वो संपूर्ण होती है 26 जनवरी 1950 को। अब साथियों हम बात करते हैं एक आखिरी चरण की, ठीक है, यानी 7वें चरण की बात करते हैं। और इस 7वें चरण में क्या होता है, एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो जाती है 7वें चरण में, ठीक है। तो 7वें चरण को थोड़ा सा देखें तो राजस्थान उस पूरे के पूरे क्षेत्र का नाम दे दिया गया था। राजपूताना के भूभाग को राजस्थान कहा जाने लगा था, क्योंकि हमने पढ़ा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। उसके बाद में इस संपूर्ण क्षेत्र को राजस्थान के नाम से जाना गया और राजधानी जयपुर को रखा गया। तो 7वें चरण का में जो एकीकरण की प्रक्रिया है वो 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण होती है। अभी तक सारी लगभग सभी रियासतों का विलय कर दिया गया था, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा इसका विलय नहीं किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिरोही की आबू और देलवाड़ा जो तहसीलें हैं वो बम्बई के पास में थी, तो ये अपने आप में अलग थी।
तो यही एकीकरण के इस आखिरी 7वें चरण में इन्हीं तहसीलों को साथ साथ अजमेर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसका विलय किया जाता है। तो देख लेते हैं अजमेर का विलय। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष थे जस्टिस फैजल अली, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि अजमेर को राजस्थान में मिला दिया जाए, ठीक है। इसके बाद 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र की के साथ ही अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया गया। यानी माउंट आबू और जो देलवाड़ा तहसीलें अभी तक बम्बई प्रांत के पास में थी, उनका विलय राजस्थान में कर दिया गया। इसके अलावा अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, इनका विलय कर दिया गया राजस्थान के अंदर। और ये कब की घटना है? तो ये 1 नवंबर 1956 की घटना है, ठीक है। किसकी सिफारिश पे अजमेर मेरवाड़ा और माउंट आबू क्षेत्र का विलय राजस्थान में किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर अजमेर मेरवाड़ा व माउंट आबू क्षेत्र का विलय किया गया राजस्थान के अंदर, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस फैजल अली। ओके, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। इनके अलावा अजमेर मेरवाड़ा और आबू और देलवाड़ा तहसीलों के अलावा मध्य प्रदेश का एक जिला था मंदसौर जिला, ठीक है। उसकी मानपुरा तहसील का एक क्षेत्र था सुनेल टप्पा। उस क्षेत्र का विलय भी राजस्थान के अंदर किया गया था, ठीक। इसके अलावा जो कोटा जिला है, कोटा जिले में एक क्षेत्र पड़ता था सिरोंज क्षेत्र। ये सिरोंज क्षेत्र जो है बदले में एमपी को दे दिया गया, यानी इसका विलय मध्य प्रदेश में कर दिया गया था। तो इसको देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार सिरोही की आबू व देलवाड़ा तहसीलें, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया तथा राज्य के कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र का विलय मध्य प्रदेश में कर दिया गया। तो 7वें व अंतिम चरण में, जो कि 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण होता है और इसी के साथ एकीकरण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है, इस चरण में अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। इस 7वें चरण में माउंट आबू और देलवाड़ा तहसीलों का विलय राजस्थान में किया गया। इसके अलावा इस 7वें चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा का विलय राजस्थान में किया गया और कोटा जिले का जो सिरोंज क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया, यानी वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। तो इस तरीके से राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। थोड़ा सा एक आधी चीज और देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक है। इसके अधिनियम संख्या 37 के अंतर्गत राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप सामने आया। यानी आज जो राजस्थान का स्वरूप है, यानी राजस्थान राज्य का जो वर्तमान स्वरूप है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत निर्मित किया गया। और ये जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, इसके अधिनियम संख्या 37 के अंतर्गत ये वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आज है, जो राजस्थान कहलाता है। इसके अलावा क्या हुआ, 1 नवंबर जो है वो राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी 1 नवंबर से ही हम लोग, क्योंकि इस दिन एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई और राजस्थान जो है वो अपने एक वर्तमान स्वरूप में आ गया, तो इसीलिए 1 नवंबर के दिन हम जो है राजस्थान दिवस मनाते हैं। यानी 1 नवंबर को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी 1 नवंबर को ही क्या होता है, राजशाही के अंतिम अवशेष राज प्रमुख पद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। यानी 1 नवंबर 1956 के दिन राजशाही का प्रतीक, जाहिर सी बात है, राज प्रमुख, यानी कहीं ना कहीं राजशाही से जुड़ा हुआ है, तो राज प्रमुख का पद खत्म कर दिया गया 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। किसके माध्यम से? 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह एक नया पद सृजित किया गया और उस नए पद का नाम था राज्यपाल, ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया राज प्रमुख पद को और राज्यपाल पद सृजित किया गया, और जिसके माध्यम से लोकतंत्र की स्थापना होती है राजस्थान में। और गुरुमुख निहाल सिंह की पहले राज्यपाल के पद पर नियुक्ति होती है, यानी गुरुमुख निहाल सिंह जी को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है।
और इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो होते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक, और एक अहम बात, राजस्थान को बी श्रेणी में शामिल किया गया था। तो ये छोटी छोटी बातें थी 7वें चरण की। तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, अजमेर मेरवाड़ा का विलय कौन से चरण में किया गया था? तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय 7वें चरण में किया गया था। आबू व देलवाड़ा तहसीलें किसके पास में थी 7वें चरण से पहले? तो आबू व देलवाड़ा तहसीलें बम्बई प्रांत के पास में थी। और आबू व देलवाड़ा तहसीलों का विलय कौन से चरण में किया गया? तो आबू व देलवाड़ा तहसीलों का विलय 7वें चरण में किया गया था। मध्य प्रदेश के मानपुरा तहसील का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसका विलय राजस्थान में 7वें चरण के तहत किया गया था? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा क्षेत्र था जिसका विलय एकीकरण की प्रक्रिया के 7वें चरण में राजस्थान में किया गया था। कोटा जिले का कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो जिसका विलय मध्य प्रदेश में किया गया था? तो कोटा जिले का सिरोंज क्षेत्र था जिसका विलय मध्य प्रदेश में किया गया था। 7वें चरण के तहत एकीकरण की प्रक्रिया कब संपूर्ण होती है? तो 7वें चरण के तहत एकीकरण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण होती है। राज प्रमुख पद को कब समाप्त किया गया था? तो राज प्रमुख पद को किस संविधान संशोधन के माध्यम से या किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 7वें चरण के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो 7वें चरण की एकीकरण की जब प्रक्रिया हो रही थी तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया था या किस श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था? तो राजस्थान को बी श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया था। तो साथियों, ये कुछ अहम बातें थी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में। वैसे मैंने आपको बता दिया है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें तो इनके अध्यक्ष थे जस्टिस फैजल अली। अन्य सदस्यों की अगर बात करें, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग में और कौन कौन से सदस्य शामिल थे, तो पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पनीकर, ये वो अन्य सदस्य थे जो राज्य पुनर्गठन आयोग में शामिल थे। ठीक है, इसका गठन किया गया था साथियों 22 दिसंबर 1953 को और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी सितंबर 1955 में। ठीक है, और इस रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में छोटी छोटी बातें हैं। 22 दिसंबर 1953 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष थे जस्टिस फैजल अली। अन्य सदस्य थे पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पनीकर। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी सितंबर 1955 में और इस रिपोर्ट के आधार पे ही नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था। तो साथियों, इस तरीके से राजस्थान हिस्ट्री का एक अहम टॉपिक राजस्थान का एकीकरण ये कंप्लीट होता है। और दो वीडियोस में ये जो टॉपिक है वो अपलोड किया गया है। पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोड है और ये दूसरी वीडियो है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जल्दी ही हम एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल दी हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।